हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी द्वितीय भाषा की दूसरी इकाई की अंतिम कविता, जिसका नाम है समता की और समता यानी समानता बराबरी के तरफ। तो इस कविता के कवि है मुकुटधर पांडे। अब विद्यार्थी मित्रों, कवि का परिचय देखते हैं। मुकुटधर पांडे जी का जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हो गया और मृत्यु 1989 में हो गई। मुकुटधर पांडे छायावाद के प्रतिष्ठित कवि जो 12 वर्ष की अल्पायु से लिखना शुरू कर दिया था। मुकुटधर पांडे जी जो है छायावाद के प्रमुख कवि है और उन्होंने अल्पायु यानी कम आयु में, कम उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचना में मानव प्रेम, उन्होंने जो काव्य का सृजन किया, उन काव्य में उन्होंने मानव के प्रति प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, निसर्ग का सौंदर्य का वर्णन, मानवीकरण, मनुष्य रूप देना, आध्यात्मिकता, आत्मा और परमात्मा से संबंध रखने वाला, गीतात्मकता, गुरु शिष्य संवाद के रूप में अध्यात्म तत्व की विवेचना करने वाला के तत्व प्रमुख रूप से परिलक्षित होते हैं। परिलक्षित यानी दिखाई देते हैं। यानी कि मुकुटधर पांडे जी ने जो काव्य का सृजन किया, उसमें उन्होंने अपने काव्य में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता आदि तत्वों को प्रमुखता देकर उन्होंने काव्य का सृजन किया। आपके पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। उन्होंने पद्य कविता तो लिखी है, उनके साथ में उन्होंने गद्य भी लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। उसके अलावा उन्होंने निबंध लिखे और आलोचना ग्रंथ भी लिखे। अब देखते हैं कि कवि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। पूजापुर, शैलबाला कविता संग्रह, लच्छमा अनुदित उपन्यास, परिश्रम निबंध, हृदयदा, मामा, स्मृतिपुंज आदि कवि की प्रमुख रचनाएं। अब समता की ओर इस कविता की विधा है नई कविता। अब नई कविता, अब समता की ओर इस कविता में कवि ने किस बात का वर्णन किया है वह देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से, विद्यार्थी मित्रों, जो शिशु ऋतु होता है, शिशु ऋतु की शुरुआत 16 जनवरी से फरवरी के अंत तक शिशु ऋतु रहता है और उस समय भयंकर ठंड पड़ती है और उस भयंकर ठंड के वजह से प्रकृति में जो प्राणी है, उन प्राणियों को उस ठंड से अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। विद्यार्थी मित्रों, ठंड से बचने के लिए जो साधन संपन्न लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनका ठंड के ऊपर उनका कोई असर नहीं होता। लेकिन जो दूसरे अभावग्रस्त जो गरीब लोग हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए, रहने के लिए अच्छा मकान न होने की वजह से उन्हें जो शिशिर ऋतु में ठंड पड़ती है, उन ठंड का अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका सजीव जीवित चित्रण कवि ने किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। कवि कहता है कि समाज में कुछ लोग धनवान यानी अमीर है और कुछ लोग निर्धन यानी गरीब है। दोनों अमीर और गरीब भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। समाज में जो अमीर लोग हैं, उन अमीर लोगों को समाज में जो गरीब लोग हैं, उनकी अच्छाई के लिए अवश्य प्रयास, अवश्य कोशिश करना चाहिए। यह इस कविता में कवि ने बताया। अब विद्यार्थी मित्रों,
समता की और इस कविता का भावार्थ देखते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंटिका है छाई। अब उन दो पंक्तियों के कठिन शब्द लिखिए। हेमंत ऋतु है जो दिसंबर से 15 जनवरी तक रहता है। भ्रांत यानी भाई, द्युतिहीन यानी तेजी चमक रही, अवनी यानी धरती पृथ्वी, कुंज टीका यानी कोहरा। ये कठिन शब्द हो गए। अब उन दो पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली भयंकर ठंड का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत गया यानी समाप्त हो गया और शिशिर ऋतु का आगमन हो गया, शिशिर ऋतु की शुरुआत हो गई। पहले पंक्ति का प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंटिका है छाई। शिशिर ऋतु में चारों तरफ ठंडी ठंड रहती है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा रहता है। उस कोहरे की वजह से जो प्रकृति है, जो निसर्ग है, वह तेजी चमक रहित हो गया। अवनी में कुंटिका जाए और पृथ्वी में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, दो पंक्तियों का सरल अर्थ। अब अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। पड़ता है खूब तुषार, पदमदल तालों में बिलखाते, अन्याय रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। कठिन शब्द का अर्थ लिखिए। तुषार यानी ओस, पदमदल यानी कमलदल, कमलों का समूह, बिलखना यानी दुखी होना, रूप यानी राजा, दंड यानी सजा। अब ये हो गए कठिन शब्द। अब उन दो पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड के कारण तालाबों में जो कमल के फूल है, वह कमल के फूल शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड के कारण बहुत ही दुखी है। जिस तरह अन्यायी राजा के दंड से उस राज्य में रहने वाली प्रजा दुखी होती है, उसी तरह शिशिर ऋतु में पड़ने वाले ठंड के कारण कमल का दल दुखी है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर स्वान शार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा यानी रात, स्वान यानी कुत्ता, शयार यानी गीदड़। अब उन दो पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अन्य ऋतुओं में लोग अपने अपने घरों के बाहर बरामदे में या खुले आसमान के नीचे कभी कभी आकर सो जाते हैं, लेकिन शिशिर ऋतु में इतनी ठंड पड़ती है कि उस ठंड से बचने के लिए लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। लेकिन जो कुत्ते होते हैं, जो गिद्धड़ होते हैं, इस शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड के कारण बहुत ही दुखी होते हैं और उस शिशिर ऋतु में पड़ने वाली ठंड में की जो रातें होती है, उन रातों को चिल्लाकर रो रो कर बड़ी कठिनाई से बिताते हैं।
अगले पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता है, शून्य गगन मंडल को ले यह मन में भय पाता है। अर्धरात्रि यानी आधी रात, गगन यानी आकाश, भय यानी भयभीत होना। अब इन दो पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अन्य ऋतुओं में जब लोग अपने घर के बाहर आंगन में आते हैं, तब उन्हें आकाश में चंद्रमा और तारे दिखाई देते हैं। इस चंद्रमा और तारों की वजह से जो आकाश है आकर्षक और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जब शिशिर ऋतु की शुरुआत होती है और जब लोग अपने घर के बाहर आंगन में आते हैं, जब वो आकाश में देखते हैं, तब उन्हें ना चंद्रमा दिखाई देता है ना तारे दिखाई देता है। उन्हें आकाश एकदम रिक्त खाली दिखाई देता है। उन्हें चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। ऐसे में लोग भयभीत हो जाते हैं। खाली आकाश देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। अब अगली पंक्तियों का भावार्थ सुनिए। तारे निपट मलिन, चंद्र ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ आए। अब दो पंक्तियों का सरल अर्थ सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि शिशिर ऋतु में चारों तरफ धरती पर कोहरा छाया हुआ रहता है। उन कोहरों के वजह से तारे धुंधले और कुछ मैले दिखाई देते हैं। उसी तरह चंद्रमा की जो परत है वह कोहरे के वजह से हल्की पीली व धुंधली नजर आती है। यह सब दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि किसी राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिसके कारण सभी लोग भय व आतंक के वातावरण, पूरी तरह भय और आतंक का वातावरण बन गया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में शेष कविता का अध्ययन करेंगे।